प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग कर रहे थे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं में हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो लेक्चर में देखा कि एक्चुअली केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जितने भी पदार्थ हैं, मैटर हैं, वे सभी मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर बने होते हैं, यानी अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और ये एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और इन मैटर यानी द्रव्य को हम लोग केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में विभक्त करते हैं। एक एलिमेंट यानी तत्व, कंपाउंड यानी यौगिक, मिक्सचर यानी मिश्रण। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ मैटर, आखिर पदार्थ क्या है और इनका आपस में क्या संबंध है। तो आइए इसके पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यह मैटर यानी सब्सटेंस, द्रव्य यानी पदार्थ क्या है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, जैसे कुर्सी है, मेज़ है, पेन है, मोबाइल है। तो हम जो भी वस्तुएं देखते हैं, सारी की सारी वस्तुएं द्रव्य या पदार्थ, मैटर या सब्सटेंस, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी पदार्थ वे हैं जिनमें कि मॉस यानी द्रव्यमान होता है और जिनमें कि आयतन होता है और वो स्थान घेरते हों। और इसी संदर्भ में प्राचीन काल में ही ऋषियों मुनियों ने कहा कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वे सभी केवल और केवल 5 तत्वों से मिलकर बनी हैं। यानी जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मैटर हैं, वे सारे जो है 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति यानी अर्थ, पृथ्वी। जल यानी वाटर। यानी इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो केवल और केवल इन्हीं 5 तत्वों से, अर्थ, वाटर, स्काई, फायर और एयर, यानी क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। और बल्कि यही देखिए कि हम लोगों के शरीर में 5 इंद्रियां भी हैं, जिनके माध्यम से हम इनको या तो देख सकते हैं या इनको अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो कौन कौन सी ज्ञान इंद्रियां हैं हम लोगों में? पहली है जैसे आँख, तो हम लोगों के शरीर में ये आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, यह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके आधार पर हम लोग अर्थ तत्व को, वाटर तत्व को, स्काई, फायर और एयर को या तो देख सकते हैं या फिर उनको महसूस कर सकते हैं। और बाद में वैज्ञानिकों ने इसी 5 तत्वों को 3 स्टेट में डिवाइड किया। वो कौन कौन से थे? वो थे सॉलिड यानी ठोस, मतलब पहले जो 5 तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर था, उसको वर्तमान वैज्ञानिकों ने स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाओं के अंतर्गत उन्होंने 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया। एक तो या तो पदार्थ सॉलिड या ठोस हो सकता है, या वो लिक्विड द्रव फॉर्म में हो सकता है, या गैसियस या गैस के फॉर्म में होगा। तो यानी कहने का मतलब इन 3 ठोस, द्रव और गैस जो पहले 5 तत्वों में था, वो अब केवल 3 अवस्थाओं में है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसमें 2 तत्व और इंक्लूड कर दिए हैं। 4th है प्लाज्मा और 5th है तो यानी वर्तमान वैज्ञानिकों ने जहां प्राचीन ऋषियों मुनियों द्वारा बताए गए
किसी भी पदार्थ के 5 तत्व क्षितिजल, पावक, गगन और समीर को चेंज करके अवस्थाओं के आधार पर तत्वों को, पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड किया। बताया कि सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव, गैस यानी गैसियस फॉर्म में। तो इसमें 2 तत्व और नए ऐड हो गए। चौथा प्लाज्मा और 5वां है BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यह प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित कण हैं। और ये कण कैसे होते हैं? ये आयनीकृत गैसों के फॉर्म में मिलते हैं। आप देखिए सूर्य के चारों तरफ जो गैसियस फॉर्म मिलता है वो कैसा होता है? वो आयनीकृत गैसियस फॉर्म होता है। और सूर्य में यानी सन में यही प्लाज्मा के कारण ही चमक उत्पन्न होती है। और इसी प्लाज्मा के कारण केवल सूर्य में ही नहीं बल्कि तारों में भी चमक उत्पन्न होती है। और उसके बाद अब देखते हैं BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? यह जो है सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने पर यह जो है BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आप देखिए, जहाँ प्राचीन काल में ऋषियों ने किसी भी पदार्थ को, तत्वों को 5 भागों में डिवाइड किया, वहीं वर्तमान में साइंटिस्टों ने भी इसे 5 भागों में ही डिवाइड किया। और इनकी पहचान चाहे वो देख के हो, चाहे अनुभव करके हो, या स्पर्श के माध्यम से हमारे पास इन 5 इंद्रियों द्वारा ही किया जाता है। तो अब इससे यह क्लियर हो गया कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, वे सभी के सभी जो है केवल और केवल 5 तत्वों से ही मिलकर बने हुए हैं। द्रव्यमान क्या है? यानी मॉस क्या है? द्रव्यमान यानी किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य के वास्तविक मान को ही द्रव्यमान कहते हैं। यानी द्रव्य का जो वास्तविक मान होता है वही द्रव्यमान कहलाता है। और स्थान परिवर्तित होने के बाद भी इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। यानी क्या होता है? यह हमेशा निश्चित रहता है। तो यानी द्रव्यमान किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य के वास्तविक मान को कहते हैं, जो कि हमेशा निश्चित होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को ले जाने के बाद भी उसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसे हम लोग m से डिनोट करते हैं, ठीक ना? m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यानी किसी भी वस्तु को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं तो उसके द्रव्य का मान तो नहीं बदलता है, यानी द्रव्यमान तो नहीं चेंज होता, मॉस तो नहीं चेंज होता है, लेकिन फिर भी उसका वेट कैसे चेंज हो जाता है? क्यों चेंज हो जाता है? तो यानी वेट क्या है? वेट यानी भार। चूँकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को जो कि पृथ्वी से ऊपर होती है वो अपनी ओर खींचती है। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन पृथ्वी के हर स्थान पर यह समान नहीं होता, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम होता है। तो यानी जब किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका भार जो होगा, वेट जो होगा, वो चेंज हो जाएगा। तो यानी स्थान परिवर्तन के साथ ठीक ना, अगर स्थान परिवर्तित होगा तो वेट यानी भार जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। और इसे हम लोग W द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। अब मॉस और वेट में क्या संबंध होता है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द मॉस एंड वेट? चूँकि m इंटू जी, यानी W इक्वल टू m इंटू जी, जहाँ पर W क्या है? वेट है, और m क्या है? मॉस है, और g जो है वो ग्रेविटेशनल
फोर्स है। मास हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन फिर भी जी में परिवर्तन के कारण डब्ल्यू यानी वेट जो है चेंज हो जाएगा। तो यही संबंध होता है मास और वेट में। अब द्रव्य के साथ दो चीज़ें थी, द्रव्यमान और आयतन होता है, तो वही पदार्थ कहलाते हैं। तो यदि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास ये है, तो किसी भी वस्तु का आयतन क्या होगा, यानी कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वही उसका आयतन कहलाता है, यानी वॉल्यूम कहलाता है। लेकिन एक्चुअली हम लोग मैथ में जो वॉल्यूम निकालते हैं वहाँ से इसका सेंस थोड़ा सा अलग है। अलग किन आशयों में है? जैसे हम लोग देखते रहे कि अगर मान लीजिए कोई भी स्क्वायर है, कोई भी कमरा है जो कि कैसा है, स्क्वायर है, यानी जिसके चारों साइड्स इक्वल हैं। अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या होगा, वो वर्ग होगा। और किसी भी वर्ग का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वहाँ क्या हो जाता है, साइड इंटू साइड यानी भुजा इंटू भुजा हो जाएगा। तो यानी हम लोग वहाँ पर भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर से निकालते थे। लेकिन जब यही कोई स्क्वायर, मतलब एक तो लेंथ होगी, दूसरी ब्रेथ होगी, और इसके साथ ही इसमें हाइट भी आ जाए, यानी वो क्या हो जाए, वो एक क्यूब के आकार का हो जाए ये। और अगर क्यूब हो गया तो यानी इसमें लेंथ भी हो गई, ब्रेड्थ भी हो गई और इसकी हाइट भी हो गई। तो किसी भी स्क्वायर का अगर आप लोग वॉल्यूम निकालना चाहें तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक ना। तो यानी हो जाएगा साइड यानी भुजा का क्यूब, ठीक ना। और अगर यही शेप जो है स्क्वायर ना होकर रेक्टेंगल हो, यानी आयत हो, अगर कोई भी आयत है, ठीक ना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों लेकिन चारों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर ना हो, तो किसी भी आयत का अगर आप लोग रेक्टेंगल या आयत बोल दीजिए, क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, क्षेत्रफल यानी इसकी एरिया कैसे निकालते थे, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। और अगर यही मान लीजिए इसी के साथ कोई कमरे की ऊंचाई भी निकालना हो, उसमें ऊंचाई भी ऐड हो जाए, तो ये किस शेप में हो जाएगा, तो ये क्यूबॉइड, यानी ये जहाँ पर घन हो रहा था वो यहीं पर घनाभ हो गया। तो अगर घनाभ हो गया तो इसका वॉल्यूम आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये वॉल्यूम निकालेंगे कैसे, L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसको अगर आप मीटर में निकालें या सेंटीमीटर में निकालें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ना। तो इस तरीके से वॉल्यूम, मास और वेट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। बट अगर लिक्विड को यानी द्रव को मापना चाहेंगे तो किस में मापेंगे, मापेंगे हम लोग लीटर में। तो किसी भी द्रव का वॉल्यूम क्या होगा, वो लीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका जवाब आप लोग सोचिए। इतना पढ़ने के बाद, विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज़ मैटर। तो आप जो भी सारी चीज़ें देखते हैं या इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, सभी में मास है, यानी सभी का द्रव्यमान है, और सभी कुछ न कुछ स्थान घेरते हैं, यानी वो उनका वॉल्यूम भी है। तो क्या कोई ऐसी चीज़ भी है विच हैज़ नो मास डजंट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि जिसका मास नहीं है और जो कि स्थान नहीं घेरते हैं, वो क्या है, ज़रा सोचिए। और वो हमारे चारों तरफ बिखरी हुई है, ज़रा सोच के बताइए। वो है लाइट, यानी प्रकाश। लाइट हैज़ नो मास एंड नॉट ऑक्यूपाइज स्पेस। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, जैसे हीट यानी ताप। हीट हैज़ नो मास एंड नो ऑक्यूपाइज स्पेस। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है,
जैसे साउंड, आवाज़, दैट इज़ नो मॉस एंड नॉट ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी लाइट है तो यानी प्रकाश, हीट है यानी ताप, और साउंड, यह तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि ना तो मॉस है और ना ही यह स्थान घेरते हैं, ना ही इनका वॉल्यूम है, ना ही इनका आयतन है। तो एक्चुअली ये हैं क्या? डैट इज़ इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। आइए देखते हैं। इट मीन्स कि जिनमें मॉस है और जिनमें वॉल्यूम है वो सभी क्या हैं? वो मैटर हैं, सब्सटेंस हैं, यानी द्रव या पदार्थ हैं। और जिनमें मॉस नहीं है और ना ही वॉल्यूम है, यानी जो ना कि स्थान घेरते हैं और ना ही उनमें कोई द्रव्यमान है, तो ऐसे क्या होते हैं? वो होते हैं लाइट, हीट और साउंड, यानी प्रकाश, ताप और आवाज़। यह तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे चारों तरफ हैं, लेकिन वो हमें दिखती नहीं हैं, उन्हें हम लोग महसूस ही कर सकते हैं। तो ये तीनों लाइट, हीट एंड साउंड, यानी प्रकाश, ताप और आवाज़, वो क्या है? वो एक तरीके से ऊर्जा का ही एक रूप है, यानी इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यह तीनों क्या होंगी? यह तीनों हो जाएंगी एनर्जी, यानी ऊर्जा। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में केवल चीज़ें दो ही भागों में बटी हैं, या तो उनमें मॉस है, वॉल्यूम है, तो वो मैटर या सब्सटेंस होंगे, और या तो उनमें अगर मॉस और वॉल्यूम नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएंगे? वो एनर्जी हो जाएंगी, यानी ऊर्जा हो जाएंगे। तो यानी ब्रह्मांड के जो अवयव हैं, कंपोनेंट ऑफ कॉस्मस, यानी ब्रह्मांड के अवयव। तो ब्रह्मांड के अवयव के रूप में केवल दो ही चीज़ें हैं, या तो वो मैटर हैं, द्रव्य हैं, या फिर वो मैटर या द्रव्य नहीं है तो क्या है? तो वो एनर्जी यानी ऊर्जा हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए कि एक मैटर दूसरे मैटर में चेंज होता है, अपने फॉर्म को चेंज करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, तो उसके पीछे भी रीज़न क्या होता है? एनर्जी ही होती है, ऊर्जा ही होती है। तो यानी कहने का मतलब रिएक्शन के पीछे भी कारण जो है वो एनर्जी है, और एनर्जी के कारण ही कहीं ना कहीं मैटर यानी द्रव्य का निर्माण भी होता है। और यह एनर्जी के फॉर्म में किसी भी रिएक्शन को आगे बढ़ाने का काम या तो लाइट के कारण होगा, या हीट के कारण होगा, या फिर साउंड के कारण होगा, जिसके कारण केमिकल रिएक्शन से कोई नया प्रोडक्ट उत्पन्न होता है। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर यह ब्रह्मांड के जो अवयव हैं ये कब और कहाँ और कैसे बनते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। ब्रह्मांड के अवयव से ज़्यादा जरूरी है कि ब्रह्मांड क्या है, तब हमें समझ में आ जाएगा कि इनके यह जो अवयव हैं, मैटर हैं, एनर्जी हैं, वो कब और कहाँ और कैसे बने। तो आइए, तो यानी इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कंपोनेंट हैं वो या तो एनर्जी के फॉर्म में हैं, या फिर एनर्जी के फॉर्म में नहीं है तो वो मैटर के रूप में है, यानी द्रव्य के रूप में, वस्तुओं के रूप में जो हमें आपको दिखाई देती हैं। लेकिन इन वस्तुओं के निर्माण में भी कहीं ना कहीं एनर्जी का ही स्रोत है, और यह एनर्जी चाहे हीट के रूप में हो, चाहे लाइट के रूप में हो, या साउंड के रूप में हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, किसी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए यह एनर्जी ही कार्य करती हैं। तो आखिर यह एनर्जी कहाँ से जनरेट होती हैं, और इन एनर्जी के पीछे चूँकि ब्रह्मांड शब्द आया है इसलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति हमें देखना होगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में वैसे तो कई तरीके की थीरीज डेवलप हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा मानी गई थीरी है वो है बिग बैंग थीरी, यानी महाविस्फोट सिद्धांत। इसके अंतर्गत ये बताया गया कि सबसे पहले शुरू में यह जो है एक विशालकाय अग्निपिंड के रूप में था, और वो क्या था? वह एक विलक्षण बिंदु था जहाँ पर कि सभी बल, चाहे वो बल आणविक बल हो, परमाणविक बल हो, वांडरसवाल बल हो, धात्विक बल हो, अधात्विक बल हो, सारे के सारे फोर्स जो है
यहाँ पर यानी विलक्षण बिंदु पर वो सारे बल, सारे फोर्स यहाँ पर एक साथ कार्य करते थे। और यह एक विशालकाय अग्निपिंड के रूप में था और जिसमें कि विस्फोट होता है। और इन विस्फोट के कारण जो है वहाँ आगे यानी विस्फोट के बाद लगभग 10⁻32 सेकेंड पर, आप एक चीज़ जानते हैं कि 10⁻32 का मतलब 10 को 32 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 10⁻32 का मतलब है कि 1/10⁻32, जिसे हम लोग 10⁻32 लिख सकते हैं। तो आगे इसी वे में इसको समझेंगे। तो यानी विस्फोट के बाद लगभग 10⁻32 सेकेंड पर क्वांटम स्थिरीकरण हुआ, जहाँ पर सभी बल एक साथ थे। यानी ये जितने भी बल थे, जितने भी फोर्स थे, वो सभी फोर्स एक साथ ही थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य नहीं करता था, यानी यहाँ पर कोई भी गुरुत्वीय बल कार्य नहीं करता था। यानी महाविस्फोट के 10⁻32 सेकेंड के बाद सभी बल तो एक साथ थे, लेकिन गुरुत्वीय बल यहाँ पर कार्य नहीं करता था। और यहाँ पर जो पार्टिकल थे, जो कण थे, वो बड़े ही छोटे छोटे थे, और इस कारण से यहाँ पर केवल और केवल क्वांटम बल ही कार्य करता है। हम लोग वैसे भी क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं। तो यानी क्वांटम थ्योरी का प्रादुर्भाव जो होता है वो 10⁻32 सेकेंड पर होता है। और इसके बाद थोड़ा सा समय आगे बढ़ता है, यानी 10⁻6 सेकेंड पर ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निर्माण होता है। हम लोग देखते हैं कि परमाणुओं के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जहाँ नेगेटिव चार्जेस होता है, वहीं प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। और कोई भी नाभिक जो होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जिसके कारण उनका जो नाभिक होता है वो क्या होता है? वो उदासीन कण के रूप में होते हैं। तो यानी 10⁻6 सेकेंड पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का निर्माण होता है। और यहीं पर ही आगे इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच में नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और जिसके बाद यह हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के माध्यम से सबसे पहले बनने वाला तत्व कौन सा है? वो हाइड्रोजन है, जो सबसे हल्का भी होता है प्रकृति में, आपने देखा है। तो हाइड्रोजन का निर्माण जो है वो कब होता है? 10.01 सेकेंड पर, यानी 10.01 10 सेकेंड के बाद 01 सेकेंड पर ही हाइड्रोजन का निर्माण होता है। और इन हाइड्रोजन के निर्माण के बाद ही क्या होता है? ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, और उसके बाद जो बहुत बड़ा अग्निपिंड का गोला था, वो गोला, जैसे अभी आप लोगों ने इसके पहले देखा कि किसी भी पदार्थों की भौतिक अवस्था के संदर्भ में कि वह पदार्थ केवल ठोस, द्रव और गैस के रूप में ही नहीं पाया जाता, बल्कि प्लाज्मा के रूप में भी पाया जाता है, और वह चौथा तत्व था, यानी चौथे एलिमेंट थे। तो यानी कहने का मतलब सूर्य की उत्पत्ति हाइड्रोजन बनने के बाद जो एक प्लाज्मा के रूप में आयनीकृत गैसें हुआ करती थी, वही उन्हीं गैसों में लगभग 3.8 लाख वर्ष पूर्व CMBR की खोज की गई। यानी इसी पॉइंट पर सूर्य में प्रकाश की उत्पत्ति होती है। यानी महाविस्फोट विलक्षण बिंदु के बाद जो होता है, जो भी कण पार्टिकल अलग होते हैं वो पार्टिकल काले होते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर लगभग 3.8 लाख वर्ष पूर्व जो है सूर्य की उत्पत्ति होती है। यानी एक गोला जो था, जो अंधेरे में था या काला था, उसमें जो है नाभिकीय संलयन के बाद बनने वाले हाइड्रोजन और इन आयनीकृत गैसों के बीच में सूर्य का प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी सूर्य की उत्पत्ति होती है। और आप जानते हैं कि इस पूरे सौरमंडल में एनर्जी का मेन स्रोत क्या है? सूर्य है। भाई देखिए, पेड़ और पौधे जो है अपनी ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? वो प्रकाश की उत्पत्ति में ही अपना भोजन बनाते हैं, और वही एनर्जी के माध्यम से ही वो अपना भोजन बनाते हैं, और वही गेहूं चावल के रूप में हमें आपको मिलता है, तो माता जी उसे किचन में पकाती हैं। तो यानी हम लोग एनर्जी जो है वो कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? सीधे नहीं, इनडायरेक्ट रूप में सूर्य से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो यानी सूर्य ही इस पूरे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत है, या इस पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत अगर कोई है तो वो क्या है? सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है।
और इसके बाद लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व ये तारों का निर्माण होता है, जो विभिन्न प्रकार के तारे हम लोग देखते हैं। और आज का वर्तमान समय जो है वो 13.8 अरब वर्ष पूर्व है, जो कि वर्तमान में चल रहा है। लेकिन इस महाविस्फोट के बाद ही इनमें क्या होता है, इनमें विस्तार होता जाता है और आज भी आप देखते हैं कि इसमें विस्तार हो ही रहा है। और जब इस विलक्षण बिंदु से इनका महाविस्फोट होता है तो उसके तत्काल बाद कितना 1000 अरब गैलेक्सी बनती हैं। 1 अरब 100 अरब 1000 अरब गैलेक्सी बनती हैं और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। और सूर्य जो है एक तारा है। सूर्य हमारी गैलेक्सी क्या है, आकाशगंगा है। आकाशगंगा में सूर्य जो है हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा यानी 100 अरब तारों में एक है। यानी आकाशगंगा गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, जिनमें से सूर्य केवल और केवल एक तारा है जो हमारे सौरमंडल में है। और यही सूर्य जो है अपने गैलेक्टिक सेंटर, मान लीजिए यह इसका केंद्र बिंदु है, ठीक ना, इस गैलेक्टिक सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, लेकिन सूर्य जो है वो गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर लगा रही है। और जानते हैं यह गैलेक्टिक सेंटर और सूर्य के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस 30,000 प्रकाश वर्ष है, यानी 30,000 लाइट ईयर है। और सूर्य की गति जो है वो यहाँ पर 220 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 220 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, प्रति मिनट नहीं है, प्रति सेकंड है। यानी 1 सेकंड में 220 किलोमीटर सूर्य जो है चलता है। और इतनी स्पीड से चलने के बावजूद भी यह इस गैलेक्टिक सेंटर की एक परिक्रमा जो है 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। तो यानी इसे पढ़ने का आशय ये निकला कि इस पूरी पृथ्वी को ही हम ब्रह्मांड जनरली मानते हैं, तो इस पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है। और सूर्य से पहले ही हाइड्रोजन बना और हाइड्रोजन से पहले ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का निर्माण हुआ। और अब इसी के कारण ही ऊर्जा और द्रव्यमान को लेकर आइंस्टीन ने एक बड़ा ही बेहतरीन और सर्वमान्य सूत्र भी दिया, E=mc²। E जो है यहाँ पर एनर्जी है और m जो है द्रव्यमान है और c क्या है, वो प्रकाश का वेग है। आप जानते हैं कि द्रव्यमान यानी मास जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यानी यह मास एनर्जी के फॉर्म में और यह एनर्जी मास के फॉर्म में चेंज हो जा सकती हैं और इसी कारण से केमिकल रिएक्शन होते हैं। और इतना ही नहीं, यह प्रकाश का वेग अगर कांस्टेंट हो जाए तो इनमें परिवर्तन, एनर्जी में परिवर्तन हो जाएगा। और अगर एनर्जी में परिवर्तन होता है तो यानी कहने का मतलब मास क्या है, मास में परिवर्तन हुआ है। चूँकि प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और इसी के आधार पर आप देखिए, सबसे पहले अमेरिका ने जब नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, एटम बम गिराया, तो वो इसी सिद्धांत पर ही बना है, E=mc²। यानी जहाँ पर मास जब एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो गई तो यानी मैटर मास क्या था, ख़त्म हो गया। और मास ख़त्म हो गया तो उसके कारण फिर क्या, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया और धीरे धीरे फिर एनर्जी ही आगे बढ़ती गई, जो महाविनाश का कारण बनी। बल्कि आइंस्टीन को जब नागासाकी हिरोशिमा में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया तो उसके बाद बड़ा दुख हुआ कि आखिर मैंने यह कौन सा फार्मूला दे दिया जिसके कारण इतना बड़ा विनाश देखना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट दुनिया में अभी नहीं मिले हैं।
न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया, आइंस्टीन ने न केवल इसी फार्मूले को दिया बल्कि इसके बाद उन्होंने रिलेटिविटी के सिद्धांत को दिया। रिलेटिविटी का सिद्धांत क्या है हम लोग आगे बात करेंगे। यानी कहने का मतलब एनर्जी यानी ऊर्जा मास में द्रव्यमान में परिवर्तित हो सकता है और मास यानी द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। ऊर्जा कई प्रकार की होती हैं, जैसे लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा, हीट एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा, साउंड एनर्जी यानी ध्वनि ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व यह जो विलक्षण बिंदु था, जहाँ पर कि अनंत ताप और अनंत घनत्व माने इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी थी, और जिसका एक्सपेंशन होता गया और वो एक्सपेंशन आज भी चल रहा है। यानी इस एक्सपेंशन के कारण यानी निरंतर विकास की गति के कारण सूर्य की बाहरी सतह ठंडी हो रही है, वहाँ चमक कम हो रही है, वो यानी अपने समाप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसी तरीके से नोवा और सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो सूर्य के आकार के तारे हैं, स्टार हैं, वे तो ब्लैक डॉर्फ में, और जो उससे थोड़ा सा बड़े हैं वो जो है सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारे के रूप में, न्यूट्रॉन स्टार के रूप में, और जो सबसे बड़े आकार के तारे हैं वो सुपरनोवा विस्फोट के बाद ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बल्कि इसी के संदर्भ में ही एक भारतीय साइंटिस्ट डॉक्टर एस चंद्रशेखर जी हुए, जिनको 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया इसी ब्लैक होल थ्योरी को देने के संदर्भ में। इसको याद करने के लिए तो 1983 में डॉक्टर एस चंद्रशेखर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1983, आप इससे 100 वर्ष पहले जाइए। 1893 में ही विवेकानंद जी शिकागो गए थे, उसी समय गांधी जी भी अफ्रीका गए थे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ मैटर यानी पदार्थ क्या है, एंड व्हाट इज़ एनर्जी ऊर्जा क्या है, और इनका यानी एनर्जी ऊर्जा और मास यानी द्रव्यमान में क्या रिलेशन होता है, इसको हमने आज की क्लास में देखा। इस क्लास में बस इतना ही। आप इसे देखें, समझें, आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके और आप केमिस्ट्री के मौलिक बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ सकें। अब इसके बाद के क्लास में हम लोग मैटर कौन सा प्योर है, प्योर मैटर कितने भागों में डिवाइड है, इम्प्योर मैटर कितने भागों में डिवाइड है, यानी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इन सब के बारे में देखेंगे। थैंक यू।